गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज चैप्टर 2 का रिवीजन अपने कर रहे हैं, रेसिडेंशियल स्टेटस। सबसे पहले एक एसएससी का रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करने का क्या ज़रूरत है, व्हाई इट इज़ रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एसएससी। अगर एक एसएससी रेसिडेंट बनता है उसके हाथ में पूरा वर्ल्ड इनकम टैक्सेबल होगा, लेकिन अगर एक एसएससी नॉन रेसिडेंट बनता है उसके हाथ में सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल होगा। दिस इज़ द बेसिक रीज़न जिसकी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है टू डिटरमाइन वेदर एसएससी इज ए रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। ओके, तो अगर हम रेसिडेंशियल स्टेटस का बात करें, फ्रॉम रेसिडेंशियल स्टेटस पॉइंट ऑफ व्यू, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ को 3 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और एक नॉन रेसिडेंट। इंडिविजुअल एंड एचयूएफ को छोड़ के जो आपके अदर एसएससीज रह गए उनको रेसिडेंशियल स्टेटस पॉइंट ऑफ व्यू से 2 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, एक है भाई आपका रेसिडेंट और एक है आपका नॉन रेसिडेंट। ओके, तो अब अपने देखते हैं भाई एक इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन करेंगे हम, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो एक इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करने के लिए यहाँ पर हम इंडिविजुअल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं। सबसे पहला आता है आपका जनरल कैटेगरी। अच्छा, जनरल कैटेगरीज में कौन से इंडिविजुअल्स कवर होते हैं? जनरल कैटेगरीज में वो इंडिविजुअल कवर होते हैं जो स्पेशल कैटेगरी एंड अल्ट्रा स्पेशल कैटेगरी में कवर नहीं होते। जो स्पेशल कैटेगरी एंड अल्ट्रा स्पेशल कैटेगरी में कवर नहीं होते वो जनरल कैटेगरी में कवर होते हैं। ओके, तो जो इंडिविजुअल्स जनरल कैटेगरी में कवर होते हैं, अगर उनको रेसिडेंट बनना है, इन दैट केस 2 कंडीशन से दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर वो कंप्लाई कर लेते हैं, इन दैट केस वो रेसिडेंट बन जाएंगे। अब वो 2 कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन, स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। करंट प्रीवियस ईयर में अगर उनका स्टे इन इंडिया 182 डेज और मोर है, इन दैट केस वो रेसिडेंट बन जाएंगे। एक तो अगर वो ये कंडीशन कंप्लाई कर ले, या फिर और स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड स्टे इन इंडिया फॉर 365 डेज और मोर इन लास्ट 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। या फिर करंट प्रीवियस ईयर में उनका स्टे इन इंडिया 60 डेज और मोर हो एंड लास्ट 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में उनका स्टे इन इंडिया 365 डेज और मोर हो। अगर वो इस कंडीशन को भी कंप्लाई कर देते हैं वो रेसिडेंट बन जाएंगे। दोनों में से कोई एक कंडीशन कंप्लाई कर दें तो वो रेसिडेंट बन जाएंगे। लेकिन अगर वो दोनों में से कोई भी कंडीशन कंप्लाई नहीं कर पाते, इन दैट केस दैट इंडिविजुअल विल बी कंसिडर्ड एज ए नॉन रेसिडेंट। चलो, अब अगर वो नॉन रेसिडेंट बन गया फिर तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, लेकिन अगर वो रेसिडेंट बन गया, अब हमें ये चेक करना पड़ेगा भाई रेसिडेंट तो बन गया है लेकिन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। तो अगर उसे रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनना है, आर एंड ओ आर बनना है, इन दैट केस 2 कंडीशन है यहां पर, और यहां पर दोनों के दोनों कंडीशन कंप्लाई करना पड़ेगा। अब वो 2 कंडीशन क्या कहता है? अगर उसे रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनना है, स्टे इन इंडिया फॉर 730 डेज और मोर इन लास्ट 7 प्रीवियस ईयर। लास्ट 7 प्रीवियस ईयर में, करेंट प्रीवियस ईयर को छोड़ के उससे पहले के जो 7 प्रीवियस ईयर है, ड्यूरिंग दोज 7 प्रीवियस ईयर उसका स्टे इन इंडिया 730 डेज और मोर होना चाहिए। एंड यहां पर और नहीं है, यहां पर एंड है, बिकॉज दोनों के दोनों कंडीशन कंप्लाई करना पड़ेगा। हिज रेसिडेंशियल स्टेटस शुड बी आर एट लीस्ट फॉर 2 प्रीवियस ईयर आउट ऑफ लास्ट 10 प्रीवियस ईयर। आउट ऑफ लास्ट 10 प्रीवियस ईयर उसका रेसिडेंशियल स्टेटस आर होना चाहिए एटलीस्ट फॉर 2 प्रीवियस ईयर। अगर ये दोनों के दोनों कंडीशन को कंप्लाई कर देता है, दैट रेसिडेंट विल बी कंसिडर्ड एज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अगर वो दोनों में से कोई एक कंडीशन कंप्लाई नहीं कर पाता या फिर दोनों ही कंडीशन कंप्लाई नहीं कर पाता, दैट individual, that resident will be considered as resident but not ordinary resident, R but NOR। ओके, आई होप इट इज क्लियर। हम बात कर रहे हैं जनरल कैटेगरी का। जनरल कैटेगरी का प्रोविजन यहां पर खत्म हुआ। अब स्पेशल कैटेगरी। सबसे पहले तो स्पेशल कैटेगरी में कौन से इंडिविजुअल्स कवर होते हैं हम जरा वो देखते हैं। स्पेशल कैटेगरीज में 3 टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स कवर होते हैं। सबसे पहले इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। वो इंडियन सिटीजन जो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि इंडिया के बाहर कहीं पर उनका जॉब लग गया। इंडियन सिटीजन बीइंग क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप दैट लीव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इंडियन सिटीजन जो एक इंडियन शिप के क्रू मेंबर है जो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इंडिया छोड़ के फॉरेन जा रहा है, बाहर किसी देश में जा रहा है। इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन engaged outside India in employment, business or profession and visit India during the previous year and having total income up to 15 lakhs in the previous year। Indian citizen और person of Indian origin। ऊपर के दोनों पॉइंट्स में सिर्फ इंडियन सिटीजन था, यहां पर इंडियन सिटीजन तो है ही है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी है।
जिनका इंडिया के बाहर कोई बिजनेस और प्रोफेशन है या फिर इंडिया के बाहर उनका एम्प्लॉयमेंट है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वो इंडिया घूमने आए हैं और उनका टोटल इनकम इज अप टू 15 लाख से। His total income does not exceeds 15 lakhs during the previous year. And here total income means Indian income plus income from a business or profession controlled or set up in India. आगे है देखेंगे, ठीक है। अब इस टाइप के इंडिविजुअल्स को हम कवर करते हैं स्पेशल कैटेगरीज में। अब जो इंडिविजुअल स्पेशल कैटेगरी में कवर हो गए, अब अगर उनको रेसिडेंट बनना है, एक कंडीशन है, अगर वो एक कंडीशन वो कंप्लाई कर गए तो बन जाएंगे रेसिडेंट, अगर वो एक कंडीशन कंप्लाई नहीं कर पाते तो फिर बन जाएंगे नॉन रेसिडेंट। अब वो एक कंडीशन क्या है? स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर। करंट प्रीवियस ईयर में अगर उनका स्टे इन इंडिया 182 डेज और मोर है, इन दैट केस वो बन जाएंगे रेसिडेंट, अदरवाइज दे विल बी कंसिडर्ड एज नॉन रेसिडेंट। अब देखो, अगर वो रेसिडेंट बन गए, नॉन रेसिडेंट बन गए फिर तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, लेकिन अगर रेसिडेंट बन गए फिर अपने को अब ये चेक करना पड़ेगा, भाई रेसिडेंट तो है बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। अब अगर उस रेसिडेंट को रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनना है दो कंडीशन से, और दोनों के दोनों कंडीशन कंप्लाई करना पड़ेगा। क्या है वो दो कंडीशन? जो ऊपर पढ़े थे इन केस ऑफ जनरल कैटेगरी, वही दो कंडीशन है यहां पर भी। स्टे इन इंडिया फॉर 730 डेज और मोर इन लास्ट 7 प्रीवियस ईयर एंड हिज रेसिडेंशियल स्टेटस शुड बी आर फॉर 2 प्रीवियस ईयर इन लास्ट 10 प्रीवियस ईयर। ये दोनों के दोनों कंडीशन अगर वो कंप्लाई कर देगा, इन दैट केस ही विल बी कंसिडर्ड एज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, अदरवाइज वो बन जाएगा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। चलो ये हो गया। अब आते हैं अपने अल्ट्रा स्पेशल कैटेगरी में। सबसे पहले अल्ट्रा स्पेशल कैटेगरी में कौन सा इंडिविजुअल कवर होता है? इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जिनका इंडिया के बाहर एम्प्लॉयमेंट है या फिर बिजनेस और प्रोफेशन है, एंड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वो इंडिया घूमने आए थे, and his total income exceeds 15 lakhs. In case of special category वहां पर पॉइंट था that total income is up to 15 lakhs, और यहां पर पॉइंट है total income should exceed 15 lakhs. During the current previous year उनका टोटल इनकम अगर एक्सीड करता है 15 lakhs, they will be covered under अल्ट्रा स्पेशल कैटेगरी। और यहां पर टोटल इनकम का मतलब है इंडियन इनकम प्लस इनकम फ्रॉम ए बिजनेस और प्रोफेशन कंट्रोल्ड एंड सेटअप इन इंडिया। ओके ना, अब अगर कोई इंडिविजुअल अल्ट्रा स्पेशल कैटेगरी में कवर होता है, इन दैट केस अब अगर उसे रेसिडेंट बनना है दो कंडीशन में से कोई एक कंडीशन अगर वो कंप्लाई कर देगा तो भाई बन जाएगा रेसिडेंट, और अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन वो कंप्लाई नहीं कर पाता वो बन जाएगा नॉन रेसिडेंट। अब देखते हैं वो दो कंडीशन क्या है। स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर। करंट प्रीवियस ईयर में अगर उसका स्टे इन इंडिया 182 डेज और मोर है, इन दैट केस ही विल बी कंसिडर्ड एज ए रेसिडेंट। और या तो ये कंडीशन कंप्लाई कर ले या फिर ये सेकंड वाला कंडीशन कंप्लाई कर ले। स्टे इन इंडिया फॉर 120 डेज और मोर इन करंट प्रीवियस ईयर एंड स्टे इन इंडिया फॉर 365 डेज और मोर इन लास्ट 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। करंट प्रीवियस ईयर में उसका स्टे इन इंडिया 120 डेज और मोर होना चाहिए, एंड लास्ट 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में उसका स्टे इन इंडिया 365 डेज और मोर होना चाहिए। अगर वो ये कंडीशन को भी कंप्लाई कर देता है, ही विल बी कंसिडर्ड एज ए रेसिडेंट। ओके, अब यहां पर ट्विस्ट ये है, अगर वो पॉइंट ए को कंप्लाई करके रेसिडेंट बनता है, अगर वो पॉइंट ए को कंप्लाई करके पॉइंट 1 को कंप्लाई करके अगर वो रेसिडेंट बनता है, इन दैट केस अब अपने को चेक करना पड़ेगा, भाई रेसिडेंट तो बन गया है, अब ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है वो अपने चेक करेंगे। लेकिन अगर वो पॉइंट 2 को कंप्लाई करके रेसिडेंट बनता है, कुछ भी चेक करने का जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू चेक एनी कंडीशन, डायरेक्टली हम उसको रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट मान लेंगे। दोबारा रिपीट करता हूं, अगर पॉइंट 1 को कंप्लाई करके रेसिडेंट बनता है, फिर अपने को कंडीशंस चेक करना पड़ेगा कि रेसिडेंट तो बन गया है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, अपने को कंडीशंस चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर पॉइंट 2 को कंप्लाई करके वो रेसिडेंट बनता है, नो नीड टू चेक एनी कंडीशंस, डायरेक्टली वो बनेगा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ओके, अब अगर पॉइंट 1 को कंप्लाई करके रेसिडेंट बना है, इन दैट केस अब अपने को चेक करना पड़ेगा कि भाई ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। उसके लिए वही दो कंडीशन, सेम कंडीशन, दोनों के दोनों कंडीशन कंप्लाई करेगा तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन कंप्लाई नहीं कर पाता या फिर दोनों ही कंडीशन कंप्लाई नहीं कर पाता, इन दैट केस रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। देख लो पॉइंट्स सेम है। रेसिडेंट रेसिडेंशियल स्टेटस आर होना चाहिए एटलीस्ट फॉर 2 प्रीवियस ईयर इन लास्ट 10 प्रीवियस ईयर एंड स्टे इन इंडिया फॉर 730 डेज और मोर इन लास्ट 7 प्रीवियस ईयर। ध्यान रखना, दिस इज ओनली फॉर दोज अल्ट्रा स्पेशल कैटेगरी इंडिविजुअल जो पॉइंट
1 को कंप्लाई करके रेसिडेंट बने हैं, जो पॉइंट 2 को कंप्लाई करके रेसिडेंट बने हैं वो डायरेक्टली रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएंगे। ओके, यहां पर आपका इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस खत्म हुआ, लेकिन डीम्ड रेसिडेंसी का एक कॉन्सेप्ट बाकी है। वो पढ़ाने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, जो मैं बार बार क्लास में भी बोला हूं। स्पेशल कैटेगरी, अल्ट्रा स्पेशल कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, ये सब हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है। प्लीज़ इन वर्डिंग्स को एग्जाम में यूज़ ना करें। ओके, ठीक है। और इन वर्डिंग्स को यूज़ ना करके आंसर कैसे लिखना है ये हम क्लास में प्रैक्टिस कर चुके हैं अच्छे से। ओके, नेक्स्ट डीम्ड रेसिडेंसी। अच्छा, डीम्ड रेसिडेंसी को मैंने क्लास में आपको बताया था वाइल्ड कार्ड एंट्री। इट इज़ बेसिकली वाइल्ड कार्ड एंट्री। अब होता क्या है, अगर ऐसा कोई इंडियन सिटीजन है, ऐसा कोई इंडियन सिटीजन है जिसका टोटल इनकम एक्सीड्स 15 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, अगर उसका टोटल इनकम एक्सीड्स करता है 15 लाख, अगेन यहां पर टोटल इनकम का मतलब इंडियन इनकम प्लस इनकम फ्रॉम ए बिजनेस और प्रोफेशन कंट्रोल्ड एंड सेटअप्ड इन इंडिया। ओके, एक इंडियन सिटीजन है, उसका टोटल इनकम एक्सीड्स करता है 15 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड ही इज नॉट लाइबल टू टैक्स in any other country or territory by reason of his domicile or residence or any other criteria of similar would deem to be resident in India in that previous year। अब ये कहता क्या है, मैं दोबारा रिवाइज कराता हूं आपको। भाई एक इंडियन सिटीजन है, ध्यान रखना यहां पर सिर्फ इंडियन सिटीजन कवर है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन यहां पर कवर नहीं होता। एक इंडियन सिटीजन है जिसका टोटल इनकम एक्सीड करता है 15 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर उसका टोटल इनकम एक्सीड करता है 15 लाख एंड जिस भी कंट्री में वो रहता है, इंडिया के बाहर जिस भी वो कंट्री में रहता है, उस कंट्री में उसका कोई भी टैक्स लाइबिलिटी नहीं है। ही इज नॉट लाइबल टू पे टैक्स इन दैट कंट्री। इन दिस केस दैट Indian citizen will be considered as a resident in India for that previous year। Okay, अब सर रेसिडेंट तो इसको बना दिए, अब ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनेगा या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनेगा, देख लो नेक्स्ट लाइन लिखा हुआ है सच पर्सन विल बी ट्रीटेड एज अ रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। इस टाइप के रेसिडेंट को हम आर बट NOR ही मानते हैं, नो नीड टू चेक एनी कंडीशंस। नाउ अगर ऐसा कोई इंडिविजुअल जो ऊपर के प्रोविजंस, ऊपर के हम जो प्रोविजंस पढ़े उस हिसाब से वो ऑलरेडी रेसिडेंट बन रखा है, उसके ऊपर ये प्रोविजन नहीं लगेगा, तो फिर ये प्रोविजन किसके ऊपर लगेगा? ये प्रोविजन उनके ऊपर लगेगा जो ऊपर के प्रोविजंस के हिसाब से, ये ऊपर के जो हम प्रोविजंस पढ़े, योर जनरल कैटेगरी, स्पेशल कैटेगरी, अल्ट्रा स्पेशल कैटेगरी, उन प्रोविजंस के हिसाब से जिस इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस NR आ रहा है, सिर्फ उसके ऊपर ही ये डीम्ड रेसिडेंसी का प्रोविजन एप्लीकेबल होता है। देख लो, this provision will not apply in case of individual who is a resident of India in previous year as per section 6(1)। as per section 6(1) means ऊपर के जो हम प्रोविजंस पढ़े, ऊपर के प्रोविजंस के हिसाब से अगर कोई इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस आ रहा है, उसके ऊपर आपको ये प्रोविजन नहीं लगाना। ये प्रोविजन आपको उस इंडिविजुअल के ऊपर लगाना है जिसका रेसिडेंशियल स्टेटस एज पर द एबव प्रोविजंस NR आ रहा है। ओके, इसीलिए मैं इसको वाइल्ड कार्ड एंट्री भी बोला था और क्लास में एग्जांपल के साथ भी हम समझे थे। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइबल टू टैक्स। यहां पर हमने एक वर्ड यूज किया ना, लाइबल टू टैक्स। ये लाइबल टू टैक्स का मतलब क्या है? दैट हमने बोला था वो इंडिविजुअल, वो इंडियन सिटीजन जिस भी कंट्री में रहता है, उस कंट्री में उसका कोई भी टैक्स लाइबिलिटी नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइबल टू टैक्स? लाइबल टू टैक्स मीन्स अगर आपको उस कंट्री के टैक्स लॉ के हिसाब से कोई भी इनकम टैक्स का पेमेंट करने का लाइबिलिटी है, इन दैट केस यू विल बी कंसिडर्ड एज लाइबल टू टैक्स। अगर उस कंट्री के इनकम टैक्स के लॉ के हिसाब से आपको कोई भी टैक्स का पेमेंट करने का लाइबिलिटी नहीं है, इन दैट केस यू विल बी कंसिडर्ड एज नॉट लाइबल टू टैक्स। ओके, बट लाइबल टू टैक्स ऑल्सो इंक्लूड्स ए पर्सन who had subsequently been exempted from such liabilities under law of that country। बेसिकली उसका टैक्स लाइबिलिटी तो है, बट एज पर द लॉ ऑफ दैट कंट्री उसके टैक्स लाइबिलिटीज को एग्जेम्प्ट किया गया है। हमने क्लास में एग्जांपल लिया था मिस्टर डी का, अगर आपको क्लास का एग्जांपल याद हो, मिस्टर डी का हमने एग्जांपल लिया था। बेसिकली अगर मैं क्लास के एग्जांपल का बात करूं, बेसिकली वहां पर ये था कि मिस्टर डी का टैक्स लाइबिलिटी तो बनता था, बट उसके टैक्स लाइबिलिटीज को एग्जेम्प्ट किया गया था वो जिस भी कंट्री में रहता था। इन दैट केस इट विल बी कंसिडर्ड एज मिस्टर डी इज लाइबल टू टैक्स, और अगर वो लाइबल टू टैक्स है उसके ऊपर डीम्ड रेसिडेंसी के कॉन्सेप्ट्स एप्लीकेबल नहीं होंगे। ओके,
चलो अच्छा, ये कुछ पॉइंट टू रिमेंबर थे। सबसे पहले वाइल डिटरमाइनिंग द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, आपको ये ध्यान रखना है डेट ऑफ अराइवल, जिस दिन वो इंडिविजुअल इंडिया आया एंड जिस दिन वो इंडिविजुअल इंडिया छोड़ के जा रहा है, बोथ द डेज विल बी कंसिडर्ड एज स्टे इन इंडिया। ओके, ध्यान रखना। डेट ऑफ डिपार्चर एज वेल एज डेट ऑफ अराइवल शैल बी कंसिडर्ड एज स्टे इन इंडिया, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मीन्स दोज इंडिविजुअल्स जो खुद या फिर उनके पेरेंट्स या फिर उनके ग्रैंड पेरेंट्स पैदा हुए थे अनडिवाइडेड इंडिया में। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मीन्स वो इंडिविजुअल जो खुद या फिर उसके आइदर ऑफ द पेरेंट्स मीन्स मम्मी पापा दोनों, या फिर आइदर ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स पैदा हुए थे अनडिवाइडेड इंडिया में, हम उनको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कंसिडर करते हैं। अच्छा, अब ये जो थर्ड वाला पॉइंट था, दिस इज फॉर दोज इंडियन सिटीजन्स हु इज ए मेंबर ऑफ ए इंडियन शिप लिविंग इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, वो वाला जो पॉइंट था उसके लिए ये थर्ड पॉइंट एप्लीकेबल है। ये थर्ड पॉइंट ये कहता है इंडियन सिटीजन हु इज ए मेंबर ऑफ ए इंडियन शिप लिविंग इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, उनके लिए जिस दिन वो कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट साइन करते हैं टू ज्वाइन द शिप एंड जिस दिन वो कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट साइन करते हैं टू लीव द शिप, ड्यूरिंग दोज डेट्स, जितने भी डेज आते हैं, ऑल दीज डेज विल बी कंसिडर्ड एज ए स्टे आउटसाइड इंडिया। दोबारा रिपीट करता हूं, इंडियन सिटीजन हु इज ए मेंबर ऑफ ए इंडियन शिप लिविंग इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मैं उनका बात कर रहा हूं, जब वो कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट साइन करते हैं टू ज्वाइन द शिप एंड जिस दिन वो कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट साइन करते हैं टू लिव द शिप, ये दोनों डेट्स के बीच में जितने भी डेज आएंगे, ऑल द डेज विल बी कंसिडर्ड एज स्टे आउटसाइड इंडिया इंक्लूडिंग दीज डेट्स। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, टोटल इनकम का डेफिनेशन तो मैंने आपको बहुत बार बता दिया यार। इंडियन इनकम, अच्छा इंडियन इनकम का मतलब क्या होता है? इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम एक्रूड अराइज इन इंडिया और डीम्ड टू बी एक्रूड अराइज इन इंडिया, प्लस इनकम फ्रॉम ए बिजनेस और प्रोफेशन कंट्रोल्ड एंड सेटअप फ्रॉम इंडिया। और यहां पर आ गया समरी, ये समरी आपको खुद पढ़ना है। ओके, अब अपने बात करते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ। एक एचयूएफ का अगर अपने को रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना है तो अपने को देखना पड़ेगा भाई वो एचयूएफ का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहां है। अगर एचयूएफ का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली इन इंडिया है तो फिर भाई वो एचयूएफ बन जाएगा रेसिडेंट। अगर एचयूएफ का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली आउटसाइड इंडिया है वो बन जाएगा नॉन रेसिडेंट। बराबर। अब अगर एचयूएफ रेसिडेंट तो बन गया, लेकिन अब वो एचयूएफ ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, वो कैसे डिटरमाइन करेंगे? एचयूएफ ऑर्डिनरी रेसिडेंट तभी बनेगा, एक एचयूएफ जो रेसिडेंट बन चुका है वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट तभी बनेगा अगर उस एचयूएफ का कर्ता कंप्लाई करता है विथ द कंडीशंस मेंशन्ड इन सेक्शन 6 सबसेक्शन 6। दोबारा रिपीट करता हूं, एक एचयूएफ जो रेसिडेंट बन चुका है वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट तभी बनेगा अगर उसका कर्ता कंप्लाई करता है विथ बोथ द कंडीशंस मेंशन्ड इन सेक्शन 6 सबसेक्शन 6। एक सेकंड, ये सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 में कौन से कंडीशंस मेंशन्ड है? सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 के कंडीशंस मींस मैं ये दोनों कंडीशंस का बात कर रहा हूं। दिस कंडीशंस, एक वो जो 730 डेज वाला था और एक रेसिडेंट फॉर एटलीस्ट 2 प्रीवियस ईयर आउट ऑफ लास्ट 10 प्रीवियस ईयर। अगर एचयूएफ का कर्ता ये दोनों कंडीशन कंप्लाई कर देता है, इन दैट केस दैट एचयूएफ विल बी कंसिडर्ड एज ए रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अगर एचयूएफ का कर्ता ये दोनों में से कोई एक कंडीशन कंप्लाई नहीं कर पाता या फिर दोनों ही कंडीशन कंप्लाई नहीं कर पाता, इन दैट केस दैट एचयूएफ विल बी कंसिडर्ड एज ए रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। चलो नेक्स्ट, आपका आ गया फार्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, एजेपी। अगर इनका रेसिडेंशियल स्टेटस आपको डिटरमाइन करना है, अगेन आपको कंट्रोल एंड मैनेजमेंट देखना पड़ेगा। अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली इन इंडिया है तो बन जाएंगे रेसिडेंट। अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली आउटसाइड इंडिया है तो बन जाएंगे नॉन रेसिडेंट। अब आते हैं अपने कंपनीज के ऊपर। अगर एक कंपनी इंडियन कंपनी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडियन कंपनी? इंडियन कंपनी मींस दोज कंपनी व्हिच हैज बीन रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956 और कंपनीज एक्ट 2013। ओके, तो अगर एक इंडियन कंपनी है तो भाई देखो इंडियन कंपनी तो बन जाएगा तुम्हारा रेसिडेंट। इंडियन कंपनी के अलावा जो अदर कंपनीज रह गए, अगर उनको भी रेसिडेंट बनना है, इन दैट केस अगर उनका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट पोएम, इफ पोएम इज इन इंडिया, इन दैट केस दोज कंपनीज विल बी कंसिडर्ड एज रेसिडेंट। अगर उनका पोएम आउटसाइड इंडिया है, दोज कंपनीज विल बी कंसिडर्ड एज नॉन रेसिडेंट। इज द कंपनी एन इंडियन कंपनी? क्या आपका कंपनी इंडियन कंपनी है? यस, अपना कंपनी इंडियन कंपनी है, इन दैट केस भाई वो रेसिडेंट है। ओके, अगर आपका कंपनी एक इंडियन कंपनी नहीं है तो फिर ये देखो वेदर
पोएम ऑफ द कंपनी इज इन इंडिया, क्या उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है इन रेलिवेंट प्रीवियस ईयर? यस, अगर इंडिया में है तो रेसिडेंट, और अगर पोएम इंडिया में नहीं है दैट कंपनी विल बी कंसिडर्ड एज नॉन रेसिडेंट। ओके, अच्छा, चैप्टर 1 का एक कॉन्सेप्ट मैंने यहां पर आपको मर्ज करके पढ़ाया था, डोमेस्टिक कंपनी एंड फॉरेन कंपनी। ओके, जहां तक बात है डोमेस्टिक कंपनी का, डोमेस्टिक कंपनी में दो टाइप के कंपनीज आते हैं, पहला इंडियन कंपनी, दूसरा वो कंपनीज जो सफिशिएंट अरेंजमेंट कर रखे हैं फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड इन इंडिया। डोमेस्टिक कंपनी इंक्लूड्स इंडियन कंपनी एंड दोज कंपनी हु हैव मेड सफिशिएंट अरेंजमेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड इन इंडिया। अच्छा, अब जो डोमेस्टिक कंपनीज में कवर नहीं होते उनको हम फॉरेन कंपनीज कहते हैं। अच्छा, अब डोमेस्टिक कंपनी का टैक्स रेट कम रहता है, फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट ज्यादा रहता है, वो अपने ऑलरेडी चैप्टर 1 में रिवाइज कर रखे हैं। चलो नेक्स्ट, अब भाई कौन सा इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल होता है अपने को वो देखने का है। सबसे पहले इनकम रिसीव्ड, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इनकम एक्रूड एराइज और डीम्ड टू बी एक्रूड एराइज इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। बेसिकली हम इसको इन शॉर्ट इंडियन इनकम कहते हैं। दिस इज योर इंडियन इनकम, इंडियन इनकम। ओके, अब ये जो इंडियन इनकम है भाई देखो, ये तो सबके हाथ में टैक्सेबल होगा, चाहे वो आपका आर एंड ओ आर हो, आर बट एन ओ आर हो या फिर एन आर हो, ये तो तीनों के हाथ में टैक्सेबल होगा भाई, देख लो। यस, यस मीन्स टैक्सेबल। ओके, यस, ओके, सो इंडियन इनकम इज टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एन आर, आर, आर एंड ओ आर, आर बट एन ओ आर, ये तीनों के हाथ में टैक्सेबल होगा। अब अपने बात करते हैं इनकम एक्रू एराइजिंग आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, बेसिकली हम इसको फॉरेन इनकम कह सकते हैं, फॉरेन इनकम। अब ये जो फॉरेन इनकम है भाई देखो, ये जो फॉरेन इनकम है ये आर एंड ओ आर के हाथ में तो टैक्सेबल होगा। यस, आर एंड ओ आर के हाथ में फॉरेन इनकम तो टैक्सेबल हो रहा है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। और एनआर के हाथ में ये टैक्सेबल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि एनआर के हाथ में सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल होता है। एनआर के हाथ में देखो इंडियन इनकम टैक्सेबल हो गया, ओके, और जो फॉरेन इनकम है वो एनआर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होने वाला। आर एंड ओ आर के हाथ में इंडियन इनकम भी टैक्सेबल होगा, फॉरेन इनकम भी टैक्सेबल होगा, क्योंकि उसके हाथ में तो पूरा वर्ल्ड इनकम टैक्सेबल होता है। ओके, अब अपने बात करते हैं आर बट एन ओ आर। आर बट एन ओ आर के हाथ में फॉरेन इनकम टैक्सेबल तो होगा, बट सब्जेक्ट टू ए कंडीशन, इफ दैट फॉरेन इनकम इज फ्रॉम ए बिजनेस और प्रोफेशन कंट्रोल्ड एंड सेटअप्ड इन इंडिया, तभी ये फॉरेन इनकम आर बट एन ओ आर के हाथ में टैक्सेबल होगा, अदरवाइज ये टैक्सेबल नहीं होने वाला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 कर लेना, स्टडी मटेरियल का बहुत सारे क्वेश्चंस इस पॉइंट पे दे रखा है। आई थिंक 3-4 पॉइंट्स थे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट के ऊपर 3-4 अच्छे एडजस्टमेंट्स दे रखे थे क्वेश्चन नंबर 8 में स्टडी मटेरियल का। ठीक है, अच्छा, ये आप लोग खुद रीड कर लेना, इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। ओके, अब ये इंपॉर्टेंट है, इनकम एक्रू और एराइज और डीम्ड टू बी एक्रू एराइज इन इंडिया। देख लो, इनकम फ्रॉम ए बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, इनकम फ्रॉम ए प्रॉपर्टी इन इंडिया, इनकम फ्रॉम ए एसेट इन इंडिया, इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट इन इंडिया। अगर इन सोर्सेज से आपको इनकम आ रहा है, दोज इनकम विल बी कंसिडर्ड एज डीम्ड टू बी एक्रूड एराइज इन इंडिया। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया। अब इंडिया में सर्विस रेंडर की और उसके बदले में आपको सैलरी मिल रहा है, दैट सैलरी विल बी कंसिडर्ड एज इनकम डीम्ड टू बी एक्रू एराइज इन इंडिया। ओके, वेदर सच इनकम, दैट इज योर सैलरी इनकम, बिफोर और आफ्टर सर्विस रेंडर्ड लाइक ग्रेचुटी, पेंशन, प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी। ओके, अगर आपने सर्विस दे दिया है, सर्विस देने के बाद आपको सैलरी मिलता है, जैसे कि हमने पेंशन का एग्जांपल दिया था, आपने इंडिया में जॉब किया, रिटायरमेंट के बाद जाके आप कहीं बाहर रह रहे हो और आपको पेंशन मिल रहा है, दैट पेंशन विल आल्सो बी कंसिडर्ड एज इनकम डीम्ड टू बी एक्रूड एराइज इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट, सैलरी पेएबल बाय गवर्नमेंट टू इंडियन सिटीजन हु रेंडर देयर सर्विस आउटसाइड इंडिया। गवर्नमेंट सैलरी का पेमेंट कर रहा है इंडियन सिटीजन्स को जो अपना सर्विस आउटसाइड इंडिया दे रहे हैं। मैं यहां पर बेसिकली बात किया था उन इंडियन सिटीजन्स का जो काम करते हैं एम्बेसीज में, डिफरेंट कंट्रीज में जो इंडिया का एम्बेसीज है वहां पर जो इंडियन सिटीजन्स काम करते हैं, बेसिकली उनका बात किया जा रहा है। उनको जो गवर्नमेंट सैलरी देता है फॉर रेंडरिंग देयर सर्विस आउटसाइड इंडिया, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज इनकम डीम्ड टू बी एक्रूड एराइज इन इंडिया। हाउएवर, इनको अगर कोई अलाउंस या फिर परक्यूजिट मिलता है दैट इज एग्जेम्प्ट, ये ध्यान रखना। ओके, डिविडेंड पेड बाय ए इंडियन कंपनी टू आउटसाइड इंडिया, एक इंडियन कंपनी अगर वो डिविडेंड का पेमेंट करता है आउटसाइड इंडिया, उसको भी हम इनकम डीम्ड टू बी एक्रूड एराइज इन इंडिया मानते हैं। ओके, लास्ट वाला पॉइंट पढ़ लेते हैं, फिर ये तीनों पॉइंट पढ़ेंगे, सिमिलर है। गिफ्ट ऑफ मनी
मनी गिफ्ट किया जा रहा है, कौन मनी का गिफ्ट कर रहा है? एक रेसिडेंट मनी का गिफ्ट कर रहा है। अच्छा, एक रेसिडेंट मनी गिफ्ट किसको कर रहा है? नॉन रेसिडेंट को कर रहा है आर, बट एनओआर को कर रहा है या फिर एक फॉरेन कंपनी को कर रहा है, शैल बी डीम टू बी एक्रूड एराइज इन इंडिया। इसको भी हम डीम टू बी एक्रूड एराइज इन इंडिया कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट, इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इनकम हो रहा है। अच्छा, ये इंटरेस्ट इनकम आ कहां से रहा है? गवर्नमेंट से आ रहा है। अगर ये इंटरेस्ट इनकम गवर्नमेंट से आ रहा है, दैट इंटरेस्ट इनकम विल बी कंसिडर्ड एज इनकम एक्रूड एराइज इन इंडिया। ओके, अब अगर ये इंटरेस्ट इनकम एक पर्सन से आ रहा है हु इज ए रेसिडेंट, ओके, दिस इंटरेस्ट इनकम एक पर्सन से आ रहा है जो एक रेसिडेंट है, व्हेयर इंटरेस्ट पेबल in respect of any money borrowed and used for the purpose of business or profession carried on by such person in India or for the purpose of making or earning any income from any source in India। इसको मैं सिंप्लीफाई करके आपको बताता हूँ। सुनो भाई, सबसे पहले अगर आपको इंटरेस्ट इनकम हो रहा है, दैट इंटरेस्ट इनकम विल बी कंसिडर्ड एज इनकम डीम टू बी एक्रूड एराइज इन इंडिया। पहली बात तो अगर तुम्हें वो इंटरेस्ट इनकम गवर्नमेंट से मिल रहा है, ओके, अगर वो इंटरेस्ट इनकम तुम्हें एक रेसिडेंट से मिल रहा है एंड दैट रेसिडेंट यूजिंग द लोन अमाउंट इन हिज बिजनेस और प्रोफेशन इन इंडिया, और दैट रेसिडेंट इज यूजिंग दैट लोन अमाउंट समवेयर एल्स इन इंडिया टू अर्न सम इनकम। ओके, अगर वो इंटरेस्ट इनकम आपको एक नॉन रेसिडेंट से मिल रहा है एंड दैट नॉन रेसिडेंट इज यूजिंग दैट लोन अमाउंट इन हिज बिजनेस और प्रोफेशन इन इंडिया, in that case that interest income will be considered as income accrued arise in India। अच्छा, it means non-resident के केस में if non-resident use that loan amount somewhere else in India to earn some income, in that case that interest will not be considered as income deemed to be accrued arise in India। ये पॉइंट ध्यान रखना। Please read this note। इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड बाय ए नॉन रेसिडेंट। ओके, इंटरेस्ट का पेमेंट कौन कर रहा है? नॉन रेसिडेंट पेमेंट कर रहा है। ओके, अब उसने जो पैसा बोरो किया है उसको यूज कर रहा है फॉर एनी पर्पस अदर देन बिजनेस और प्रोफेशन इन इंडिया। अच्छा, जो पैसा उसने बोरो किया है वो अपने इंडियन बिजनेस और प्रोफेशन में उस पैसे को नहीं लगा रहा है, कहीं और ही लगा रहा है, समवेयर एल्स इन इंडिया, और कुछ इनकम कमा रहा है। इन दैट केस दैट इंटरेस्ट विल नॉट डीम टू बी एक्रू एराइज इन इंडिया। ध्यान रखना। ओके, अब अपने बात करते हैं रॉयल्टी एंड एफटीएस का। एफटीएस का बात करता हूँ। रॉयल्टी इज कंप्लीटली सिमिलर टू एफटीएस। ओके, मैं एफटीएस का बात करता हूँ। ओके, अगर एफटीएस दैट इज योर फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, अगर फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज किसको मिल रहा है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज इनकम डीम टू बी एक्रूड एराइज इन इंडिया, अगर वो एफटीएस गवर्नमेंट से मिल रहा है या फिर अगर वो एफटीएस एक रेसिडेंट से मिल रहा है एंड दैट रेसिडेंट इज यूजिंग दैट टेक्निकल सर्विसेज फॉर हिज बिजनेस और प्रोफेशन इन इंडिया, और यूजिंग दैट टेक्निकल सर्विसेज समवेयर एल्स इन इंडिया टू अर्न सम इनकम। और अगर वो एफटीएस उसे एक नॉन रेसिडेंट से मिल रहा है एंड दैट नॉन रेसिडेंट इज यूजिंग दैट टेक्निकल सर्विसेज इन हिज बिजनेस और प्रोफेशन इन इंडिया, और दैट नॉन रेसिडेंट इज यूजिंग दैट टेक्निकल सर्विसेज समवेयर एल्स इन इंडिया टू अर्न सम इनकम। In these cases, this FTS will be considered as income accrued arise in India. Okay, and similarly, royalty वाला जो point है that is completely similar to FTS. Okay, so इसी के साथ chapter 2 का revision खत्म हुआ।